गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीडी स्टडी क्लासेस। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिजनेस स्टडी का सैम्पल पेपर और इसका पार्ट 2। तो इससे पहले पार्ट 1 के अंदर हमने बेसिकली 1 से लेकर 24 तक अपने सारे क्वेश्चन को मैंने कवर कर दिया था, जिसके अंदर मैंने आपको डिटेल में सैम्पल पेपर के अंदर जो जो चीजें आ रखी थी और जिस टाइप के वो क्वेश्चंस थे उसको डिटेल में आपको समझा दिया था। और इस वीडियो के अंदर हम पार्ट 2 करेंगे, जिसपे हम कंप्लीट जो रिमेनिंग 24 से लेकर 34 तक क्वेश्चन है उनको डिटेल में समझेंगे और साथ ही साथ ये देखेंगे कि इस टाइप के और कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे पास आ सकते हैं। तो जो लिंक है पार्ट 1 का वो मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया है, आप जाकर चेक कर सकते हो। और पार्ट 2 आज हम करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। चलो, तो 25 से क्वेश्चन स्टार्ट करना है हमने। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? Enumerate any 4 benefit of the process by which the aptitude, skill and ability of the employee to perform specific jobs are increased। मतलब क्वेश्चन ने, देखो ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन ने बोला क्या है। क्वेश्चन ने बोला है कि 4 बेनिफिट्स बताओ, मतलब इंपॉर्टेंस पूछी है उन्होंने हमसे। किसकी इंपॉर्टेंस? उसके अंदर भी एक केस स्टडी दे दी उन्होंने कि enumerate any 4 benefit of the process which the aptitudes, skills, ability of employee to perform specific job। देखो किसी स्पेसिफिक जॉब को परफॉर्म करना है किसने? एम्प्लॉय ने। मतलब एम्प्लॉयज जो होंगे कंपनी के अंदर जो काम करते हैं, उन्होंने कोई काम को करना है तो उनकी एबिलिटी कैसे बढ़ाई जाए, कौन सा प्रोसेस होगा वो। तो वो कौन सा प्रोसेस है? देखो किसी भी एम्प्लॉय की एबिलिटीज को बढ़ाना, उसकी स्किल्स को बढ़ाना, वो कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देकर। तो ये किसकी बात कर रहे हैं? ये किस प्रोसेस की बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं किस प्रोसेस की? ट्रेनिंग प्रोसेस की। कि अगर हम किसी एम्प्लॉय को अच्छे से ट्रेनिंग देंगे तो इससे उसकी स्किल्स, जो उसकी एक्चुअल में काबिलियत है, वो क्या हो जाएगी? और इंप्रूव हो जाएगी। जो वो काम कर रहे हैं, तो जिसका बेनिफिट किसको मिलेगा? बेनिफिट अल्टीमेटली कंपनी को मिलेगा। तो उन्होंने बोला इस प्रोसेस के, यानी कि ट्रेनिंग के क्या फायदे हैं, ये बताने हैं हमने। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और फिर हमें बताना है तो क्या फायदे हैं ट्रेनिंग के। देखो जब एम्प्लॉय को ट्रेनिंग करवाई जाएगी तो उससे क्या होगा? उसका जो लर्निंग का टाइम होगा ना, वो रिड्यूस होगा। क्योंकि जब हमने उसको प्रॉपर ट्रेनिंग करवा दी तो इससे उसको क्या करना पड़ेगा? ज्यादा लर्न करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रेनिंग के अंदर उसने सारी चीजें सीख ली। अब वो डायरेक्टली काम करेगा। क्योंकि लर्निंग का मतलब क्या हो गया कि जब हम बिना ट्रेन एम्प्लॉय को काम पर लगा देंगे तो वो चीजों को सीखने में क्या करेगा? ज्यादा टाइम लगाएगा। तो लेकिन अगर ट्रेंड एम्प्लॉय है, वो चीज सीखने में कम और काम करने में ज्यादा काम करेगा। ठीक है ना? सेकंड, उसकी परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी? बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हो जाएगी। ठीक है ना? परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी उसकी। कैसे? क्योंकि उसको अब उस तरीके का काम आ गया, उससे उसको बेटर नॉलेज होगी चीज के बारे में। थर्ड, उसका एक एम्प्लॉय का क्या होगा? उसके अंदर मोटिवेशन आएगी। क्यों? क्योंकि अब उसको वो काम आता है, जिससे उसका एक एटीट्यूड तैयार होगा। देखो एटीट्यूड तभी किसी व्यक्ति के अंदर होगा जब उसको उस चीज के बारे में क्या होगी? नॉलेज होगी। तो एक ट्रेन्ड एम्प्लॉय में एटीट्यूड का मतलब वो नहीं है कि वो काम ही नहीं करेगा। एटीट्यूड का मतलब ये है कि अब वो पॉजिटिव अप्रोच से काम करेगा। उसको पता है कि हमें ये काम आ चुका है। और क्या होगा? और जो टेक्नोलॉजी होगी वो ज्यादा एफिशिएंटली काम करेगी। जो कंपनी की एसेट्स होंगी, क्यों? एक ट्रेन्ड एम्प्लॉय बेटर तरीके से काम कर सकता है एज कंपेयर टू अनट्रेन्ड, जिससे कंपनी की फिजिकल कैपिटल की भी एफिशिएंसी क्या होगी? इंप्रूव करेगी। फिजिकल कैपिटल मतलब जो कंपनी के पास एसेट्स होंगी, मशीन्स होंगी, उसकी भी एबिलिटी क्या होगी? और ज्यादा इंप्रूव करेगी। अच्छा, और क्या हो पाएगा? जो कंपनी के मेन प्रॉब्लम्स होंगी, ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स आएंगी कंपनी को, उसको सॉल्व करने में मदद मिलेगी। इंप्लॉइज जो है वो अपने काम में और ज्यादा क्या होंगे? अच्छे हो जाएंगे। ठीक है? टाइम कम लेंगे, एफिशिएंसी उनकी इंक्रीज होगी, कंपनी की कॉस्ट बचेगी। ठीक है ना? फ्यूचर के लिए मैनेजर क्या होंगे? तैयार होंगे। ठीक है? तो ये सारे बेनिफिट किसके हैं? ट्रेनिंग के बेनिफिट्स हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और हमने देखना है कि क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या गया है। ठीक है ना? चलो, तो इसी का अगर और पार्ट क्या है? नेम द मैकेनिज्म दैट अटेम्प्ट टू मेजर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल in the process of identifying and choosing the best person out of the number of prospective candidate for the job, enumerate any 3 of its types। उन्होंने पूछा है कि ऐसा मैकेनिज्म, उस मैकेनिज्म का नाम बताओ जिससे लोगों को बेसिकली क्या करते हैं? बहुत सारे लोगों में से एक बेस्ट पर्सन को क्या किया जाता है? चुना जाता है। ठीक है ना? और उनमें से किसी 3 को क्या करो? एक्सप्लेन करो, एन्यूमरेट करो। देखो किस तरीके से आप बेस्ट लोगों को चुन सकते हो एक ग्रुप ऑफ पीपल के अंदर।
उनके टेस्ट लेकर, ठीक है ना। ये किसकी बात कर रहे हैं, बेसिकली सिलेक्शन टेस्ट। और पता कैसे चला ये सिलेक्शन टेस्ट की बात कर रहे हैं, देखो उन्होंने बोला कि एक ऐसा तरीका जिससे हम इंडिविजुअल की कैरेक्टरिस्टिक को देखकर, मतलब उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज हैं, उसके बेसिस के ऊपर लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे और उसमें से बेस्ट चुनेंगे। तो आप आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्या किसकी क्वालिटीज हैं, हम क्या लेते हैं, टेस्ट ही लेते हैं ना। तो ये बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं हमारे पास किसकी, सिलेक्शन टेस्ट की। तो उन्होंने बोला कि भाई सिलेक्शन टेस्ट, यानी कि सिलेक्शन टेस्ट लेने से हम लोगों की इंटरनल जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब जो उनकी क्वालिटीज है, उसको क्या कर सकते हैं, चुन सकते हैं, और उसमें से फिर बेस्ट पर्सन चुन लेंगे जो हमें कंपनी के लिए रिक्वायर्ड होगा। तो उन्होंने बोला उसमें से कोई 3 बताओ। तो हमें पता है बेसिकली कितने होते हैं, 5 तरीके के टेस्ट होते हैं हमारे पास। सबसे पहला टेस्ट क्या होता है, इंटेलिजेंस टेस्ट। क्या होता है, इंटेलिजेंसी टेस्ट। देखो इंटेलिजेंसी टेस्ट में आप क्या टेस्ट चेक करते हो, आप उस कैंडिडेट की इंटेलिजेंस आईक्यू लेवल चेक कर सकते हो कि भाई एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर वो कैसे डील करेगा, ठीक है ना। कि अगर कल को कंपनी को मुश्किल आ गई, तो इस समय तो देखो मुश्किल के टाइम पे कोई ट्रेनिंग नहीं काम आएगी, तो उस टाइम पे उस व्यक्ति का आईक्यू लेवल कितना स्ट्रांग होगा और वो कैसे उस टाइम पे काम करेगा, ये किस लिए क्या चेक करेगा, आपका इंटेलिजेंसी टेस्ट। अच्छा, उसके बाद आप क्या चेक करोगे, उसका एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है ना। इंटेलिजेंसी टेस्ट चेक करने के बाद आप कौन सा टेस्ट देखोगे, उसका एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें आप क्या देखोगे, आप देखोगे कि भाई उसके अंदर कितनी इच्छा है नया कुछ सीखने की, उसकी इंटरनल एबिलिटी कि क्या वो कुछ नया सीखना चाहता भी है या नहीं सीखना चाहता, क्योंकि जो उसने ऑलरेडी सीख रखा है उससे तो अलग ही होगी ना प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। तो क्या वो सीखना चाहता है कि नहीं चाहता, ये आप किस टेस्ट से चेक करोगे, एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद कौन सा टेस्ट लोगे, इसके बाद लोगे ट्रेड टेस्ट। देखो ट्रेड टेस्ट का मतलब क्या होता है, आप उसकी एग्जिस्टिंग नॉलेज को जानोगे कि भाई उसके अंदर एक्चुअल में जिस जॉब के लिए उसने अप्लाई किया है, क्या उसके बारे में उसको कुछ पता भी है या नहीं पता। तो दैट इज द ट्रेड टेस्ट। अब इसके बाद क्या करोगे, आप उसकी पर्सनैलिटी देखो। पर्सनैलिटी टेस्ट का मतलब क्या है कि उस व्यक्ति के हाव भाव, उसका बैठने का तरीका, ठीक है ना, उसके इमोशंस, उसका रिएक्शन किसी के ऊपर, क्या वो बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाता है, क्योंकि क्लाइंट्स को डील करने के लिए उनको एक अच्छा व्यक्ति चाहिए, उसकी पर्सनैलिटी क्या है, प्लीजेंट है कि नहीं है, ठीक है ना। ये सारा कुछ देखोगे आप, तभी उस व्यक्ति को क्या करोगे, हायर करोगे। तो नेक्स्ट 5वां टेस्ट क्या देखोगे, सबसे लास्ट टेस्ट वो देखोगे आप, इंटरेस्ट टेस्ट, कि भाई उस व्यक्ति का इंटरेस्ट भी है उस जॉब के अंदर, नहीं है, चाहे वो इंटेलिजेंट भी है, चाहे उसकी सीखने की इच्छा भी है, उसको नॉलेज भी है उस काम के बारे में, उसकी पर्सनैलिटी भी अच्छी है, लेकिन उसका इंटरेस्ट नहीं है उस काम के अंदर, वो कुछ और करना चाहता है। तो क्या ऐसे व्यक्ति को हायर करोगे, नहीं, क्योंकि कल को वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में टिकेगा ही नहीं। तो ये 5 टेस्ट के बेस से आप उस व्यक्ति की इंटरनल एबिलिटीज, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को पता करके, और जो आपको बेस्ट लगेगा उनको आप चुन सकते हैं। तो दैट आर द टेस्ट जो आप यूज करोगे एक बेस्ट पर्सन को चुनने के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कि स्टेट एनी 4 barriers to communication which are concerned with the problem and obstruction in the process of encoding and decoding the message into various words and impression। उन्होंने क्या बोला, देखो क्वेश्चन ने ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन ने बोला कि ऐसे 4 बैरियर्स बताओ जो कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन क्या होता है, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कोई बात, कोई इंफॉर्मेशन को क्या करता है, पहुंचाता है, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। लेकिन इस कम्युनिकेशन के अंदर भी बहुत सारी क्या आती हैं, दिक्कतें आती हैं, ठीक है ना। तो इस कम्युनिकेशन के अंदर जो हमें प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है ना, वो कुछ बैरियर्स होते हैं। और उन्होंने ये नहीं बोला कि आप 4 बैरियर्स को बताओ, उन्होंने बोला कौन से वाले बैरियर्स बताने, जो आपको इनकोड और डिकोड करने में, किसको, मैसेज को, जो आप मैसेज भेजते हो ना, आपने कुछ बोला और दूसरे ने कुछ और समझ लिया, या आपने कोई ऐसा गेस्चर दिखाया, ठीक है ना, नॉर्मली, ठीक है ना, लेकिन दूसरे ने उस गेस्चर का मीनिंग कुछ और समझ लिया। ऐसी प्रॉब्लम्स के अंदर जो 4 टाइप के बैरियर्स होते हैं, उन बैरियर को क्या करो, एक्सप्लेन करो। देखो ये किस बैरियर की बात कर रही है, नॉर्मली हम देखें, सबसे पहले तो हम नॉर्मली देखें कि कितने बैरियर्स होते हैं कम्युनिकेशन के अंदर, 4। एक होता है हमारे पास कौन सा, सिमेंटिक बैरियर, ठीक है। एक कौन सा होता है हमारे पास, साइकोलॉजिकल बैरियर, ठीक है। थर्ड कौन सा होता है, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, और फोर्थ कौन सा होता है हमारे पास, पर्सनल बैरियर। तो ये 4 हमारे पास क्या है, बैरियर्स हैं, किसके, कम्युनिकेशन के। तो सिमेंटिक बैरियर कौन सा होता है, सिमेंटिक बैरियर वो बैरियर है कि जब हम बातचीत करते हैं,
मतलब जब हम अपनी इंफॉर्मेशन को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, लेकिन उस मैसेज के अंदर या अपने हाव भाव से, अपने इंप्रेशन से उस मैसेज को कुछ गलत दूसरे को क्या होता है, इंप्रेशन जाता है, दैट इज कॉल्ड सिमेंटिक बैरियर। मतलब हम बताना चाहते हैं कुछ और है, लेकिन वो समझता कुछ और है। लेट्स से कि इच्छा, दैट इज कॉल्ड सिमेंटिक बैरियर। अब सिमेंटिक बैरियर के बहुत सारे टाइप्स हैं, इसके अंदर भी बहुत तरीके के बैरियर्स होते हैं। एक सबसे बड़ा बैरियर इसके अंदर कौन सा है, टेक्निकल जार्गन। कौन सा बैरियर है, टेक्निकल जार्गन। मतलब कई बार ना टेक्निकल वर्ड्स यूज किए जाते हैं। जैसे अकाउंटिंग के अंदर हम बोले कि भाई गुडविल हम यूज कर रहे हैं, डेटर क्रेडिटर यूज कर रहे हैं, लेकिन सामने वाले को पता ही नहीं है कि डेटर क्या होता है, क्रेडिटर क्या होता है, तो टेक्निकल वर्ड्स यूज करते हैं। देखो बात तो की जा रही है, लेकिन उसका मतलब उसका समझ नहीं, वो डिकोड नहीं कर पा रहा उस चीज को, इसका मतलब क्या है, ठीक है ना। तो दैट इज कॉल्ड टेक्निकल जार्गन। और उसके बाद क्या होता है, फॉल्टी ट्रांसलेशंस। क्या होता है, फॉल्टी ट्रांसलेशन। की कई बार हम क्या करते हैं, कुछ गलत ट्रांसलेट कर लेते हैं। मतलब उसने बोला कुछ और था, लेकिन हमारी लैंग्वेज के अंदर उसका मतलब क्या था, कुछ और था। तो क्या आ गया इसका मतलब, फॉल्टी ट्रांसलेशंस आ गई, ठीक है ना। कई बार क्या होता है, गेस्चर प्रॉब्लम्स हो जाती हैं हमारे पास। गेस्चर मतलब हमारे हाव भाव और हम जो कहना चाहते हैं, ठीक है ना। गेस्चर प्रॉब्लम के अंदर क्या रहता है, हम जो कहना चाहते हैं और हमारे जो गेस्चर हैं वो दोनों क्या नहीं करते, मैच नहीं कर पाते। अब वो दोनों मैच नहीं करेंगे तो उससे भी क्या होगा, उससे भी कम्युनिकेशन के अंदर क्या आएगी, प्रॉब्लम अराइज होगी, ठीक है ना। तो ये भी हमारे पास कौन सा बैरियर आ गया, सिमेंटिक बैरियर आ गया। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, कई बार हमारे पास कि हम अजम्पशंस जो होती हैं वो अनक्लैरिफाइड होती है। मतलब प्रॉपरली हम क्लैरिफाई नहीं कर सकते कि भाई हम सोच क्या रहे हैं उस चीज के बारे में, ठीक है ना। कि जैसे हम सोचते हैं कि भाई उसने कुछ बोला, लेकिन हम उसका मतलब कुछ उल्टा ही ले गए, ठीक है ना। कि हमने उन्होंने कुछ बोला क्योंकि उनकी लैंग्वेज में वो वर्ड का मतलब कुछ और होगा, लेकिन हमने उसको समझा कि अच्छा बॉस ने तो ये बोला होगा या टीचर ने तो ये बोला होगा, ठीक है ना। कई बार होता है कि डू योर होमवर्क एट योर ओन। तो इट मीन्स और बच्चों ने क्या सोचा कि भाई अपना होमवर्क खुद से करके आना है, लेकिन टीचर ने क्या बोला था, जो काम दिया है अपने आप खुद से करके आना है। तो बच्चों ने कुछ भी होमवर्क कर दिया, या आपने बोला था जो अपने मन से होमवर्क कुछ भी कर लेना, लेकिन टीचर ने क्या बोला था, डू योर होमवर्क एट योर ओन। मतलब अपने आप से अपना क्या करना है, होमवर्क करना है। तो अनक्लैरिफाइड असम्पशन, कुछ बोला और समझा कुछ और। तो ये सारे कौन से बैरियर आगे, ये आगे सिमेंटिक बैरियर। अच्छा, उसके बाद कौन सा बैरियर होता है, अच्छा इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली कौन सा बैरियर है, सिमेंटिक बैरियर। और सिमेंटिक बैरियर के अंदर ये 4 टाइप की बैरियर्स आते हैं, ठीक है। और भी बहुत आते हैं कि जब डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं डिफरेंट वर्ड्स के, ठीक है ना, तो आप कोई भी 4 लिख सकते हो। अच्छा, उसके बाद कौन सा होता है, साइकोलॉजिकल बैरियर। तो साइकोलॉजिकल बैरियर का मतलब क्या होता है कि जब लोगों का इमोशनली, मेंटली हम उस चीज को समझ नहीं सकते, जो कम्युनिकेशन हो रही है, कई बार हम मेंटली क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। हम बैठे तो होते हैं क्लास में बच्चे, लेकिन कई बार क्या होता है, हम मेंटली उस चीज को समझ नहीं पाते। तो दैट इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल बैरियर। जैसे लैक ऑफ इंटरेस्ट, कई बार हमारा इंटरेस्ट ही नहीं होता, लैक ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है ना। और कई बार हमारे पास क्या होता है, इंटरेस्ट इंटरेस्ट भी होता है, लेकिन अजम्पशंस कुछ और लगा लेते हैं। पहले ही अजम्पशन अज्यूम कर लेते हैं कि ये तो ये बोलेगा, लेकिन जब वो बोलता है तो इसलिए हम उससे बात ही नहीं करते, ठीक है ना। तो ये सारे कौन से साइकोलॉजिकल बैरियर्स हैं सारे। और कौन सा होता है, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। अब ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर के अंदर क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशंस के रूल्स एंड रेगुलेशंस। ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल क्लाइमेट या उनके इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन वो इस तरीके के होते हैं जो कम्युनिकेशन को इफेक्टिवली नहीं होने देते। जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने रूल बनाया कि भाई आपको डिटेल के अंदर नहीं, आपको बिल्कुल शॉर्ट के अंदर क्या करनी है, बातें करनी है, अपनी प्रॉब्लम शॉर्ट तक पहुंचानी है। तो क्या वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो पाई, नहीं हो पाई। वो कम्युनिकेशन जो थी वो इफेक्टिव हो ही नहीं पाई। जब आप अपनी बात को शॉर्ट के अंदर पहुंचा रहे हो तो अच्छे तरीके से आप उस बात को रख ही नहीं पा रहे हो, ठीक है ना। कई बार क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टेटस की प्रॉब्लम आ जाती है। स्टेटस डिफरेंट डिफरेंट होते हैं कई बार, किसका, जैसे सुबॉर्डिनेट है और सुपीरियर है। सुपीरियर अब सुबॉर्डिनेट से बात ही नहीं करना चाहता, या वो बात करेगा सिर्फ अच्छा ही सुनना चाहता है, या उसको फीडबैक रिस्पॉन्स में नहीं। कई बार ऐसा हो जाता है। कई बार ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाता है कि एक व्यक्ति को दूसरे से बात करनी होती है तो उसको बहुत सारे प्रोसेस के अंदर से गुजरना पड़ता है। तो जो मेन बात होती है वो कहीं क्या हो जाती है, खत्म ही हो जाती है। कि ए को बी से, बी को सी से, सी को डी से, छोटी सी बात कुछ की कुछ बन जाती है।
ये भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना। तो ये कौन से बैरियर्स थे? ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर थे, जो किसकी वजह से होते हैं? ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन की वजह से होते हैं, उसकी खुद की पॉलिसीज की वजह से होते हैं। जो कई बार ऐसी पॉलिसीज बना देते हैं जो इंफॉर्मेशन को फ्रीली फ्लो नहीं कर एक्सेप्ट करती। फ्रीली फ्लो का मतलब क्या होता है कि अगर इंफॉर्मेशन फ्रीली ट्रांसफर हो, मतलब बिना किसी डर से, बिना किसी ऐसे डर से कि भाई टॉप लेवल क्या कहेगा, कुछ बोलेगा या कुछ, मतलब अगर हमने कुछ नेगेटिव रिव्यू दे दिया, अगर फ्रीली फ्लो होगी ना तो इन्फो कम्युनिकेशन इफेक्टिव भी होगी और बढ़िया तरीके से क्या होगी, काम भी करेगी। लेकिन क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, लोअर लेवल को इस बात का ही डर होता है कि भाई कंपनी के टॉप लेवल कई बात कई हमारे फीडबैक से बुरा ही ना मान जाए, ठीक है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम है किसके अंदर? कम्युनिकेशन के अंदर, बैरियर्स है। और आखिरी हमारे पास कौन सा बैरियर होता है? पर्सनल बैरियर। देखो पर्सनल बैरियर क्या होगा? पर्सनल बैरियर मतलब एक पर्सन खुद का उसका बैरियर। वो कई बार क्या होता है कि एक पर्सन को लगता है कि भाई जो सामने वाला व्यक्ति है हम उससे बात ही नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमें लगता है उसकी इतनी वर्थ ही नहीं है। तो ये पर्सन की खुद की अपनी अजम्पशन है, ठीक है ना। तो दैट इज अ पर्सन। कई बार उसको क्या होता है, कई बार उसको इंसेंटिव नहीं मिलता प्रॉपरली, उसको पूरे पैसे नहीं मिले तब नहीं वो बताता इस बारे में, या कई बार डर होता है उसको, फियर होता है अथॉरिटी का कि अगर मैंने सच बता दिया तो कई मेरे को जॉब से ना निकाल दे, ठीक है ना। तो कई बार सुबॉर्डिनेट्स जो होते हैं उनको अपने सुपीरियर के ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं होता कि अगर हमने इसको बात बताई शायद ही हमें जॉब से ना निकाल दे। कई बार सुपीरियर को सुबॉर्डिनेट के ऊपर ट्रस्ट नहीं होता। तो ये सारे पर्सनल बैरियर्स होते हैं। देखो पर्सनल बैरियर कौन से होंगे? जो इंडिविजुअल व्यक्ति के खुद के, एक इंडिविजुअल के दूसरे इंडिविजुअल के साथ हो, दैट इज कॉल्ड पर्सनल बैरियर। चलो, तो ये थे हमारे पास 4 बैरियर्स किसके? इफेक्टिव कम्युनिकेशन के। अच्छा, अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या है किसी का, कि स्टेट एनी 4 बैरियर्स टू कम्युनिकेशन व्हिच आर रिलेटेड टू अथॉरिटी रिलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन। देखो रूल्स एंड रेगुलेशन की बात कर रहे हैं तो कौन सा बैरियर है? ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर क्या होगा? रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्टेटस की प्रॉब्लम होगी, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी, उनकी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, ये सारा कुछ किसके अंदर आएगा? ऑर्गेनाइजेशन बैरियर के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In Sarthak Steel, several initiatives have been taken to further improve the motivation level of the employee. Through designing jobs that include great variety of the work content, providing certain stability about the future income and work, providing fringe benefits like housing, medical aids, allotment of share in life with various incentives. Identify and briefly explain the incentive being given by the organization to the employee. देखो ध्यान से क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्वेश्चन ने बोला है इंसेंटिव कौन से एम्प्लॉइज को दिए गए हैं। तो हमें पता है 2 टाइप के इंसेंटिव होते हैं, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, ठीक है ना। फाइनेंशियल इंसेंटिव मतलब क्या? कुछ पैसे की रिगार्डिंग देना जिनसे उनकी मदद हो जाए, और नॉन फाइनेंशियल मतलब क्या? कोई सैलरी नहीं बढ़ाना लेकिन उनकी जॉब बढ़ा देना, उनके ऊपर अथॉरिटी और दे देना, उनका स्टेटस चेंज कर देना, ठीक है ना। तो दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल में क्या होगा? बोनस दे देना, पार्टनरशिप ऑफर कर देना, फ्रिंज बेनिफिट्स देना, परक्विसिट्स देना। अच्छा, अब क्वेश्चन ने क्या बोला है इस चीज को भी ध्यान में रखना। क्वेश्चन ने ये नहीं बोला कि आप अपनी तरफ से बताओ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। क्वेश्चन ने बोला है आप लाइनों को क्या करो, इसमें से बताओ, आइडेंटिफाई करो और फिर बताओ कि भाई कौन से इंसेंटिव दिए गए हैं इसके अंदर। तो देखो ध्यान से पढ़ेंगे कि इन सार्थक स्टील्स several initiatives have been taken to further improve the motivation level of the employee through designing jobs that include great variety of work content. देखो किस तरीके की जॉब देनी है, पहला वो क्या कैसे मोटिवेशन को बढ़ाना चाहते हैं कि इस तरीके की जॉब दे जिसमें क्या हो, कंटेंट ज्यादा हो, मतलब कंटेंट ज्यादा हो। तो ये किसकी बात कर रहे हैं? देखो ये है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, कोई पैसा इंक्रीज करने की बात नहीं कर रहे, ये एक नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है, उनकी जॉब इनरिचमेंट करने की बात कर रहे हैं। मतलब उनकी जॉब के अंदर जो कंटेंट है, वर्क कंटेंट है, उनकी अथॉरिटी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा दी जाए, जिससे क्या होगा? उनकी ग्रोथ होगी और उनको लगेगा कि हाँ हमारे पास एक काम का अच्छा प्रेशर है, तो वो एम्प्लॉय क्या होंगे? मोटिवेट होंगे कि कंपनी हमें वैल्यूएबल समझती है। अच्छा, सेकंड क्या? प्रोवाइडिंग सर्टेन स्टेबिलिटी अबाउट फ्यूचर इनकम एंड वर्क। देखो इसमें भी क्या किया, इसमें भी कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं दिया, स्टेबिलिटी दी उनको। क्या दी? सिर्फ स्टेबिलिटी दी फ्यूचर इनकम के बारे में, यानी कि सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। ये भी कौन सा होगा? नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। कि भाई उनको सिक्योर कर दिया कि आपको 3 साल 5 साल 10 साल तक निकालेंगे नहीं, आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर, ठीक है ना।
ये हो गया। अच्छा, फिर क्या किया? प्रोवाइडिंग फ्रिंज बेनिफिट्स लाइक हाउसिंग, मेडिकल एड्स एक्सेट्रा। देखो हमें ना इसको लग के, इसको बोलते हैं क्या? परक्विसिट्स। कि परक्विसिट्स दिए, फ्रिंज बेनिफिट्स दिए उनको। देखो इसका मतलब क्या है? और ये कौन सा इंसेंटिव है? ये है फाइनेंशियल। यस, परक्विसिट मतलब कौन सा होगा? फाइनेंशियल। हमें लगता है कि ये नॉन फाइनेंशियल है। कौन सा? उनको पैसे दिए। देखो पैसे नहीं दिए, लेकिन उनके पैसे बच तो रहे हैं ना। फाइनेंशियल कुछ कहीं ना कहीं तो पैसे की बात आ गई ना, तो इट मींस इट इज अ फाइनेंशियल इंसेंटिव लाइक परक्विसिट्स। ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद क्या किया? अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इन लाइन विद वेरियस। अलॉटमेंट क्या दी? शेयर्स दिए। मतलब क्या ऑफर किया उनको? उनको पार्टनरशिप ऑफर करी है कंपनी ने, मालिक बनाना चाहती है कंपनी। ठीक है ना? तो इसके अंदर क्या आएगा? को पार्टनरशिप। तो ये चार हमारे पास क्या थे जो इसके अंदर डिटेल में क्या किए गए हैं बताए। और फाइनेंशियल इंसेंटिव, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव आपको। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि स्टेट एनी फोर फैक्टर अफेक्टिंग द फाइनेंशियल डिसीजन that is concerned with raising of finance using shareholder fund and borrowed fund। मतलब चार ऐसे फैक्टर्स बताओ जो अफेक्ट करते हैं किसको? फाइनेंशियल डिसीजन को। देखो डिसीजन, ये कौन सा चैप्टर है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर। ठीक है ना? तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि आपको सारी फाइनेंस मैनेजर को क्या करना? मैनेज करना। किसको? पैसे को। कि पैसा कहां से आएगा। ठीक है ना? कि पैसा जो फंड्स होंगे एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, वो कहां से आएंगे, कहां पर उसको इन्वेस्ट करेंगे, और जब उससे प्रॉफिट होगा तो उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो तीन डिसीजन होते हैं इसके अंदर बेसिकली। कैपिटल बस्टिंग डिसीजन, जिसको इन्वेस्टिंग डिसीजन भी बोलते हैं। कौन सा डिसीजन होता है सबसे पहले? कैपिटल बस्टिंग। सेकंड कौन सा होता है? फाइनेंसिंग डिसीजन, कि भाई पैसा कहां से आएगा। और थर्ड क्या होता है? डिविडेंड डिसीजन, कि जो प्रॉफिट होगा कंपनी बेसिकली इसको क्या करेगी, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगी। ठीक है ना? तो हमारे पास क्या थे? बेसिकली तीन डिसीजन थे। लेकिन अब इसके अंदर उन्होंने क्या बोला? किस डिसीजन के बारे में बात की है? इन्होंने बोला है कि भाई स्टेट एनी फोर फैक्टर अफेक्टिंग द फाइनेंशियल डिसीजन। कौन सा डिसीजन है? फाइनेंशियल डिसीजन। मतलब पैसा कहां से आएगा? शेयर होल्डर फंड से पैसा लें पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, या बोरोड फंड से पैसा लें। मतलब खुद का पैसा लगाएं या बाहर से किसी से क्या लें? लोन लें। तो देखो अगर आपको इन दोनों में से किसी को चूज करना है ना, तो दोनों के प्रोज एंड कॉन्स आपको देखने पड़ेंगे। ठीक है ना? तो कौन सा सोर्स वो बेसिकली यूज करेगा? सबसे पहले देखा जाएगा उसके अंदर रिटर्न, मतलब कॉस्ट देखी जाएगी सबसे पहले, कि भाई कॉस्ट, खर्चा किसका सबसे ज्यादा पड़ रहा है। तो पहला फैक्टर क्या देखा जाएगा? कॉस्ट देखी जाएगी, कि भाई सस्ता कौन सा पड़ रहा है, कॉस्ट किसमें ज्यादा पड़ रही है और किसमें कम पड़ रही है। तो कॉस्ट किसमें ज्यादा पड़ रही है? देखो अगर तो बोरोड फंड ज्यादा महंगा मिल रहा है, बोरोड मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है, तो किसको चुना जाएगा? शेयर होल्डर फंड। लेकिन शेयर होल्डर फंड की कॉस्ट मतलब अर्निंग पर शेयर ज्यादा मिल रहा है, तो किसको चुना जाएगा? तो चुना जाएगा बोरोड फंड। तो सबसे पहला फैक्टर क्या हो गया हमारे पास? कॉस्ट ऑफ द कैपिटल, मतलब शेयर होल्डर फंड लें या बोरोड फंड लें। सेकंड क्या देखेंगे? सेकंड देखेंगे रिस्क। तो देखो अगर रिस्क फैक्टर देखते हैं तो किस में रिस्क ज्यादा होता है? बोरोड फंड या शेयर होल्डर फंड? बोरोड फंड में ज्यादा है। ठीक है ना? तो अगर रिस्क ज्यादा है, अगर हमारी पास जो वो प्रोजेक्ट हमने लगाना है और उसमें रिस्क ज्यादा है, तो कौन सा लेंगे? शेयर होल्डर फंड लेंगे, क्योंकि बोरोड फंड लेंगे तो कंपनी के ऊपर, और रिस्क अगर कम है तो अब कौन सा फंड चुनेंगे? तब चुनेंगे बोरोड फंड। ठीक है ना? अगर तो किसी चीज में रिस्क बहुत ज्यादा है तब कौन सा चुनेंगे? रिस्क ज्यादा है तो चुनेंगे शेयर होल्डर फंड, क्योंकि अपना पैसा डूब भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर रिस्क कम है तो कौन सा चुनेंगे? तब चुनेंगे बोरोड फंड। नेक्स्ट कौन सा देखेंगे? और क्या देखेंगे उसके बाद देखेंगे फ्लोटेशन कॉस्ट। देखो फ्लोटेशन कॉस्ट मतलब क्या होता है? शेयर्स और डिबेंचर को इशू करने का खर्चा। अगर फ्लोटेशन कॉस्ट शेयर्स की ज्यादा है तो बोरोड चुन लेंगे, और अगर बोरोड में ज्यादा होती है तो किसको चुनेंगे? शेयर होल्डर फंड। देखो शेयर को जब इशू करते हैं ना, फ्लोटेशन कॉस्ट तभी लगती है, मतलब इशू करने के खर्चे, यानी कि प्रोस्पेक्टस बनवाना पड़ेगा, अंडरराइटर्स को पैसे देने पड़ेंगे, रजिस्ट्रेशंस करवानी पड़ेंगी। ठीक है ना? अगर फ्लोटेशन कॉस्ट हाई है तो आप बोरोड फंड चुनोगे, अदरवाइज आप किसके ऊपर जाओगे? शेयर होल्डर फंड के ऊपर ही जाओगे। नेक्स्ट कौन सा चुनोगे? अच्छा, और कौन सा चुन सकते हो आप? ठीक है ना? उसके बाद चुन सकते हो कि कंट्रोल। तो अगर तो आप कंट्रोल बांटना चाहते हो, कंट्रोल बांटना मतलब कि कंपनी के जो ओवरऑल अफेयर्स है, मैनेजिंग है, उसमें आप मतलब लोगों के अंदर उसकी भागीदारी बढ़ाना चाहते हो,
कंट्रोल कंट्रोल को बांटना चाहते हो लोगों को, फिर तो आप शेयर्स बांट दोगे, क्योंकि शेयर देने से आप क्या होगा, वोटिंग राइट चले जाएंगे। लेकिन आप अगर आप कंट्रोल को डाइल्यूट नहीं करना चाहते, कंट्रोल सारा अपने हाथ में रखना चाहते हो, तब हम क्या करेंगे, तब हम बेसिकली क्या करेंगे, बोरोड फंड को ज्यादा इशू करेंगे। ठीक है ना। तो ये क्या थे हमारे पास, ये फैक्टर्स थे। और भी बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। टैक्स देखेंगे कि टैक्स किस में ज्यादा है। अगर तो देखो, अगर आप बोरोड फंड इशू करते हो तो आपको पता है जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा इसके ऊपर, वो टैक्स को क्या करता है, बचाता है। तो अगर तो टैक्स रेट हाई है, फिर तो बोरोड फंड इशू करेंगे, अदरवाइज कौन सा करेंगे, शेयर होल्डर फंड इशू करना। ठीक है ना। फिर देखेंगे कैपिटल मार्केट की पोजीशन क्या है, शेयर मार्केट की। अगर पोजीशन अच्छी चल रही है, फिर तो शेयर होल्डर फंड से पैसा आ जाएगा, अदरवाइज क्या लेंगे, बोरोड फंड लेंगे। ठीक है ना। तो ये, और फिर क्या देखेंगे, कैश फ्लो पोजीशन भी देख सकते हैं कि अगर कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन क्या है, अच्छी खासी है। देखो, कैश फ्लो पोजीशन मतलब जो प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है, कैश फ्लो लगातार कॉन्टिन्यूसली आएगा, तो उससे क्या होगा, आप बोरोड फंड की पेमेंट इमीडिएटली कर दोगे ना, इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट तो रेगुलर खर्चा है, देना ही देना पड़ेगा। फिर अगर कैश फ्लो अच्छी है, फिर तो बोरोड फंड से भी पैसा ले सकते हो, अदरवाइज किससे लोगे, शेयर होल्डर। ठीक है ना। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे जब आप एक फाइनेंशियल डिसीजन लोगे कि भाई पैसा किस सोर्स से लिया जाए। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम, हमारे पास नेक्स्ट केस स्टडी क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास कि भाई क्रिश लिमिटेड इज इन बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टिंग कारपेट्स एंड अदर होम डेकोर प्रोडक्ट्स। इट हैज अ शेयर कैपिटल ऑफ ₹70 लाख एट द फेस वैल्यू ऑफ ₹100 ईच। मतलब कंपनी जो है वो एक्सपोर्ट करती है और उसके पास 70 लाख रुपए की कैपिटल है और ₹100 ईच, मतलब शेयर्स कितने होंगे वो हम देख लेंगे। देखो 70 लाख रुपए है, 70 लाख रुपीस डिवाइडेड बाय 100, तो बेसिकली 70,000 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 100 ईच। और कंपनीज कंसीडर अ मेजर एक्सपेंशन ऑफ इस प्रोडक्शन फैसिलिटी एंड वांट्स टू रेज ₹50 लाख। कंपनी अपने प्रोडक्शन एक्टिविटी बढ़ाना चाहती है, जिसके लिए उसको कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है, 50 लाख की रिक्वायरमेंट है। एंड द फाइनेंस मैनेजर जो था कंपनी का, मिस्टर प्रभाकर, हैज रेकमेंड दैट कंपनी कैन रेज फंड ऑफ द सेम अमाउंट बाय इशूइंग 7% डिवेंचर। और मिस्टर प्रभाकर ने क्या बोला कि भाई सारा का सारा 50 लाख रुपया डिवेंचर को इशू करके कर दो। गिविंग दैट अर्निंग पर शेयर ऑफ द कंपनी आफ्टर एक्सपेंशन इज ₹35। मतलब जो कंपनी का अर्निंग पर शेयर होगा ना एक्सपेंशन के बाद, आफ्टर द एक्सपेंशन, वो कितना है, 35, एंड टैक्स रेट विल बी ₹30%। डिड मिस्टर प्रभाकर गिव अ जस्टिफाइड रिकमेंडेशन शो द वर्किंग। देखो उन्होंने बेसिकली क्या बोला कि कंपनी है और कंपनी क्या है, इसको 50 लाख रुपए की जरूरत है, और 50 लाख रुपए की जरूरत है तो उसके पास दो सोर्स है, या तो शेयर कैपिटल ले या बोरोड फंड ले। लेकिन एक मिस्टर प्रभाकर था, उसने सुजेस्ट किया कि कंपनी क्या करे, सारा का सारा पैसा डिवेंचर के रूप में ले ले। और जब कंपनी ये सारा पैसा डिवेंचर के रूप में लेगी और उसका एक्सपेंशन के बाद, मतलब जब बिजनेस बढ़ जाएगा उसके बाद अर्निंग पर शेयर, देखो अल्टीमेटली मेन एम क्या होता है कंपनी का, शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, कि ज्यादा से ज्यादा शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़े, अर्निंग पर शेयर उनका क्या हो, बढ़े। ठीक है। तो अर्निंग पर शेयर कितना था, 35 था, और टैक्स रेट कितना था, 30% था। तो क्या मिस्टर प्रभाकर गिव अ जस्टिफाइड रिकमेंडेशन, क्या मिस्टर प्रभाकर ने सही बोला है या गलत बोला है। सही का मतलब क्या है भाई, कि क्या अर्निंग पर शेयर कंपनी का बढ़ा है इससे या घटा है इससे। ठीक है ना। तो इसको हम चेक करते हैं। देखो इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको चेक करने के लिए बेसिकली आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस अपॉन कैपिटल इन्वेस्टेड या कैपिटल इंप्लॉयड इनटू 100, कि भाई कितनी रिटर्न है आपकी इन्वेस्टमेंट की। देखो ठीक है ना। और उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि क्या वो प्रोजेक्ट सही है, क्या मिस्टर प्रभाकर ने सही रिकमेंडेशन दी या प्रभाकर ने गलत रिकमेंडेशन दी। तो सबसे पहले रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना है, उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। देखो इसका एक इक्वेशन होती है कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, और उसमें से आप क्या माइनस करोगे, इंटरेस्ट, तो आपके पास क्या आएगा, अर्निंग बिफोर टैक्स। और उसमें से आप क्या माइनस करोगे, टैक्स, तो आपके पास क्या आएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और अर्निंग पर शेयर कैसे निकलता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। टैक्स के बाद आपके पास कितना वो था और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो देखो हमें इसको निकालना है, तो हमें इनमें से सारी चीजें चाहिए होंगी।
ठीक है ना। तो देखो अर्निंग पर शेयर आपको दे रखा है, कितना दे रखा है अर्निंग पर शेयर एक्सपेंशन का, एक्सपेंशन के बाद 35 था। कितना अर्निंग पर शेयर था 35। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको पता नहीं कितना है, लेकिन आपको इतना पता है कि इक्विटी शेयर्स कितने थे 70,000। ध्यान देना इस बात का, 70,000 ही थे, बाकी 50,000 तो डिवेंचर इशू करे थे। तो 70 लाख रुपए इक्विटी शेयर होल्डर कितने थे 70,000 थे, और कंपनी ने नए इशू शेयर इशू करने की नहीं सोची, कंपनी ने 50 लाख के डिवेंचर इशू किए। हमने उस प्रोजेक्ट को जस्टिफाई करना है क्या उसने सही चुना या गलत चुना, ठीक है ना। तो देखो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर विल बी 70,000। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ गया हमारे पास, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब अर्निंग पर शेयर पता चल गया ना। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आएगा 70,000 इंटू 35। हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया 24,50,000। कितना आ गया 24,50,000। ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास अर्निंग आफ्टर या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। देखो अब हमें इसमें क्या प्लस करना पड़ेगा, टैक्स, तब जाके हमारे पास क्या निकलेगा अर्निंग बिफोर टैक्स। तो अब हम जो गलती करेंगे, तो हमने देखा कि टैक्स रेट कितना है 30% है। तो हम नॉर्मली क्या करें 24,50,000 का 30% निकाल के प्लस करके निकाल ले, नहीं, ये गलती नहीं करनी है। ध्यान से देखो, अगर आपने अर्निंग बिफोर टैक्स निकाला होगा ना, अर्निंग बिफोर टैक्स, उसका 30% टैक्स में चला गया, जो भी आपकी अर्निंग होगी ना उसका 30% टैक्स चला गया, तो बचा हुआ आपका प्रॉफिट होगा। यानी कि ये जो बचा हुआ अमाउंट है ना, ये किसके इक्वल होगी, ये इक्वल होगी 70% के। किसके इक्वल होगी 70% के। देखो 24,50,000 का 30% मत निकाल देना, ये सारा गलत हो जाएगा हमारा। नॉर्मली टैक्स रेट कितना था 30, तो मान लो अगर आपने 100 रुपए कमाए, उसमें से 30% तो आपने टैक्स दे दिया, तो बचा कितना 70%। और वो 70% किसके इक्वल है 24,50,000 के इक्वल है, कितना 70%। यानी कि 100% कितना होगा फिर, तो ये निकाल लेंगे 100 मल्टीप्लाई करके और 70 को क्या करके डिवाइड करके। तो ये बेसिकली हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास ये आ गया 24,50,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 70। तो 0 से 0 कट गया, ये 7 से 7 कट गया, ये आ गया अप्रोक्सीमेटली हमारे पास, ये आ गया 35 लाख। कितना आ गया 35 लाख। देखो टैक्स निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें तो अर्निंग बिफोर टैक्स ये चाहिए ना, तो हम तो सीधा बस हमारे पास ये अमाउंट आ गई, तो टैक्स निकालने की क्या ही जरूरत है। अब हमें क्या चाहिए, इंटरेस्ट कितना पड़ा होगा। देखो इंटरेस्ट तो दिया होगा ना 7% डिबेंचर, क्योंकि इशू करने के बाद एक्सपेंशन, जब आपने प्रोजेक्ट का एक्सपेंशन कर लिया, मतलब डिबेंचर यूज करने के बाद आपका ये सारा प्रोसेस था। हम तो देख रहे हैं कि क्या कंपनी ने सही किया या गलत किया, ठीक है ना। तो 35 लाख था और इंटरेस्ट कितना था 7% ऑफ 50 लाख, तो 50 लाख का 7%, ये इंटरेस्ट तो दिया होगा ना, कितना है 3,50,000। कितना है 3,50,000। तो टोटल अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना हो गया 38,50,000। कितना आ गया 38,50,000। तो 38,50,000 क्या आ गया कंपनी के पास अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, मतलब कंपनी ने टोटल, और टोटल इन्वेस्टमेंट कितने की थी, देखो 70 लाख रुपए के शेयर्स लगा रखे थे उस कंपनी के अंदर, और 50 लाख का डिबेंचर, 50 लाख नहीं इन्वेस्ट किए थे, याद रखना 1,20,00,000 इन्वेस्ट किए थे, 50 लाख तो सिर्फ एक्सपेंशन में लगाया था, ओवरऑल तो 70 लाख भी तो ये लगाया ही होगा ना। तो टोटल कंपनी ने कितनी कैपिटल इन्वेस्टेड या कैपिटल एम्प्लॉयड है, वो है 1,20,00,000 इंटू 100। तो ये हमारे पास क्या आ गया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितनी आ गई, हमारे पास रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ गई अप्रोक्सीमेटली 32%। मतलब कि आपको 32% के करीब करीब क्या मिलेगा, रिटर्न मिलेगा, ठीक है ना। तो इसमें अब हम क्या देखेंगे कि क्या उन्होंने सही किया या गलत किया। देखो ध्यान से देखो, मिस्टर प्रभाकर ने क्या बोला था कि भाई 7% डिवेंचर को ले लो, मतलब इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा सिर्फ 7%, और उससे आपकी रिटर्न कितनी मिल रही है आपको 32%। यानी कि रिटर्न आपको ज्यादा मिल रही है आपके इंटरेस्ट रेट से। इट मींस ज्यादा, हमने ये कॉन्सेप्ट को पढ़ा है, इसको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। कि जब ज्यादा डेट जो होता है वो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए क्या करता है, फायदेमंद होता है। क्यों फायदेमंद होता है, क्योंकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो होती है हमारी, वो क्या होती है, ज्यादा होती है, किससे, रेट ऑफ इंटरेस्ट से। यानी इंटरेस्ट रेट कितना है, देखो 7% पे डिबेंचर है, लेकिन कमाया कितना 32%।
तो मतलब जितना ज्यादा आप डेट लोगे उतना ज्यादा ही इक्विटी शेयर होल्डर की वेल्थ क्या होगी, बढ़ेगी। तो मिस्टर प्रभाकर की रिकमेंडेशन सही है कि नहीं है? सही है। क्यों? क्योंकि इसमें फायदा किसको मिल रहा है? कंपनी को। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब क्या हो गया? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब हो गया कि जब कंपनी को फायदा मिलेगा, किस चीज का फायदा? ज्यादा डेट का। क्यों? क्योंकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वो कितनी है? 32% एज कंपेयर टू जितने पे वो पैसा उठाया गया। तो अब कंपनी सारा पैसा किसके ऊपर उठाएगी? डेट के ऊपर। अच्छा, अगर ये कम होता फिर कंपनी को फायदा ना होता, फिर कंपनी कम से कम डेट को क्या करे? यूज करे। चलो, तो ये था हमारे पास 20। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गया, तो अच्छे से हमें प्रैक्टिकलिटी की तरह इसको दिखाना है। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि Mayank purchased a pack of chocolates of a renowned brand for his daughter from a shop in the nearby market. ठीक है ना? तो क्या किया उसने एक पैकेट खरीदा है, ठीक है ना, चॉकलेट का, और आफ्टर कंज्यूमिंग द चॉकलेट हिज डॉटर फेल सिक. He filed a case with the district firm against the renowned brand. He lost the case because of mistake that he could not provide proof of purchase. What should be kept in a mind by a consumer while purchasing, using and consuming good and service apart from avoiding the mistake committed by Mayank in order to enable him to achieve the objective of consumer protection? Enumerate any four point. देखो, सिंपल सा क्वेश्चन क्या पूछा उन्होंने? सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन एक केस स्टडी में उलझा दिया। उन्होंने क्या बोला कि एक मयंक था, उसने परचेज किया चॉकलेट्स, लेकिन वो चॉकलेट्स क्या निकली? खराब निकली, जिससे वजह से उसकी बेटी बीमार हो गई। और उसके बाद उसने उन चॉकलेट के ऊपर केस भी किया, लेकिन दिक्कत क्या थी कि उनके पास कोई कैश मेमो, कोई बिल नहीं था, जिसकी वजह से वो केस क्या हो गया? हार गए। ठीक है ना? तो उन्होंने क्या बोला कि भाई जब आप कंज्यूमर कोई भी चीज को परचेज करे तो क्या चीजों को, कौन सी मिस्टेक को अवॉइड करे या किन चीजों का ध्यान रखे। तो ये बेसिकली किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर। तो अगर आपसे नॉर्मल केस स्टडी पूछते हैं कि भाई मयंक केस क्यों हारा, क्योंकि मयंक के पास क्या नहीं था? मयंक के पास कैश मेमो नहीं था। क्या नहीं था? कैश मेमो नहीं था, बिल नहीं था उसके पास उसकी परचेज का। ठीक है ना? तो अब कौन सी और चीजों का ध्यान रखें? देखो, सबसे पहले तो क्या रखें? अवेयरनेस रखें। किसके बारे में? कि भाई कौन से प्रोडक्ट हैं, कौन सी कंपनीज हैं, क्या क्वालिटी है, वो ध्यान में रखें। अगर एक कंज्यूमर हो, आप जब मार्केट में सामान खरीदते जाओगे तो ध्यान रखना, अवेयरनेस रखना होनी चाहिए प्रॉपरली कि भाई इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के कौन से ब्रांड्स हैं जो हमें सामान बेच रहे हैं। ठीक है ना? और दूसरा, कोई एडवर्टाइजमेंट के पीछे नहीं भागना। डू नॉट रन अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट कि भाई एडवर्टाइजमेंट में देखिए वो चीज प्रॉपर, उसको क्या करना है? उस चीज की क्वालिटी को अच्छे से क्या करना है? चेक करना है और फिर ही लेना है। क्वालिटी की तरफ जाना है, नॉट क्वांटिटी की तरफ भागना है। ठीक है ना? और ब्लैक मार्केटिंग को प्रमोट नहीं करना। मतलब ऐसा ना हो कि हम कोई चीज बेकार है लेकिन उसके पास नाम बहुत ज्यादा हो रखा है तो ब्लैक मार्केट में उसको खरीद ले, फिर आपके पास बिल ही नहीं होगा उस चीज का। ठीक है ना? फिर कल को ऐसा प्रॉब्लम आई तो आप इस केस को अप्लाई भी नहीं कर सकते। और ध्यान से उसके अंदर जो मार्क्स होते हैं, ISI मार्क हो गया, ठीक है ना, अगर आप गोल्ड खरीद रहे हो, ठीक है ना, अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीद रहे हो, या अगर कोई एग्रीकल्चर FSSI मार्क्स हो गया, आपके पास हॉल मार्क हो गया गोल्ड के लिए, ठीक है ना, ये सारे मार्क्स देखकर ही प्रॉपरली क्या हो, प्रोडक्ट को लो। और जो लेबल्स होंगे उनको ध्यान से क्या करो? पढ़ो। और अगर आपको लगता है सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए कि भाई कंप्लेंट करो, कंप्लेंट फाइल करो। ठीक है ना? क्या करना चाहिए? कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं? कंप्लेंट ही फाइल नहीं करते, जिसकी वजह से क्या होता है? जिसकी वजह से ये लोग और लगातार ऐसे प्रोडक्ट क्या करते हैं? बनाते हैं। कंप्लेंट फाइल करो। ठीक है ना? उसके बाद क्या करो? कंज्यूमर सोसाइटीज जो आपके आसपास है उनका पार्ट बनो, ताकि आपको पता चलता रहे कि भाई कंज्यूमर की क्या क्या राइट्स हैं। आप प्रॉपरली अपने आप को एजुकेट रखो उस चीज के बारे में, अपने एनवायरनमेंट का रिस्पेक्ट करो। ठीक है? ये सारी चीजें हैं, ये क्या है? कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उसको फॉलो करनी चाहिए, तो या वो पॉइंट जो उसको ध्यान में रखने चाहिए जब वो क्या खरीदे? प्रोडक्ट खरीदे। बेसिकली तो क्या? अवेयर हो, क्वालिटी की तरफ देखे, लेबल्स को क्लियरली पढ़े, ISI मार्क्स जो उसके ऊपर है वो ध्यान से देखे। ठीक है ना? एडवर्टाइजमेंट के पीछे ना भागे, और उसको जानकारी हो कि किस किस तरीके के ब्रांड अवेलेबल है किसके अंदर, मार्केट के अंदर। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम अगला। अगला क्या है हमारे पास? अगला है हमारे पास ब्रीफली
explain any three of the following techniques of scientific management as given by FW टेलर। देखो FW टेलर ने जो टेक्निक्स दी थी उनको एक्सप्लेन, तो ये सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास। कौन सी सबसे पहला क्या बोला उन्होंने, मेथड स्टडी, ठीक है ना। तो बहुत सारी स्टडी दी थी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, वर्क स्टडी, टाइम स्टडी, ठीक है ना। तो कौन सी बोली उन्होंने, मेथड स्टडी। तो मेथड स्टडी में टेलर ने क्या बोला था कि भाई किसी भी काम को करने के लिए बेस्ट एंड इफेक्टिव मेथड को क्या करना है, हमें एक्सप्लोर करना है। कि सबसे पहले आपको क्या करना है बहुत सारे मेथड है किसी भी काम को करने के, लेकिन हमें क्या करना है, एक बेस्ट मेथड अलग अलग पैरामीटर से नापकर उसमें से एक बढ़िया मेथड निकालना है कि, और कैसा कि शुरुआत से लेकर एंड तक उस मेथड से सारा काम हो जाए। तो हर पर्टिकुलर चीज के लिए एक बढ़िया मेथड लाना है और उसको चूज करना है जिससे काम क्या हो, अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। सेकंड क्या है, फंक्शनल फॉर्मेशिप, मतलब काम को किसके हिसाब से बांट देना है, फंक्शनल फॉर्मेशिप के। तो टेलर ने क्या क्या बोला था कि भाई एक व्यक्ति के अंदर सारे गुण तो हो नहीं सकते, ठीक है ना, कि हर चीज के बारे में एक व्यक्ति क्या हो, परफेक्ट हो। तो इसलिए उसने बेसिकली क्या किया था, काम को प्रोडक्शन एंड प्लानिंग दो डिपार्टमेंट में बांट दो, और इसके अंदर चार चार उन्होंने क्या बैठा दिए थे, बॉस बैठा दिए थे, गैंग बॉस, स्पीड बॉस, ठीक है ना, वर्कर्स बैठा दिए थे, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या बोला कि उसके हिसाब से, उनकी क्वालिटी के हिसाब से क्या करो, काम करो। कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या देखेगा, प्लानिंग डिपार्टमेंट क्या करेगा, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करेगा, ठीक है ना। उसके हिसाब से क्या करना है, काम करें। तो दैट इज कॉल्ड फंक्शनल फॉर्मेशन। थर्ड क्या होता है, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, कि मतलब स्टैंडर्ड सेट कर दो। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या हो गया, स्टैंडर्ड की भाई क्या क्वालिटी का प्रोडक्ट बिकेगा, कितना साइज का बिकेगा, और उस स्टैंडर्ड के हिसाब से क्या करो, काम करो। और जब आपका एक स्टैंडर्ड सेट होगा और उससे अगर नीचे कमी आ रही है तो रीजन फाइंड आउट करो क्यों आ रहा है, और अगर अच्छा बन गया तो अगली बार से स्टैंडर्ड क्या करो, हाई सेट कर दो, ठीक है ना। और इंश्योर करो कि भाई प्रॉपर पर्टिकुलर टाइप्स हो, उसकी साइज हो, ठीक है ना, कोई भी क्वालिटी के अंदर दिक्कत ना हो, परफॉर्मेंस सबकी क्या हो, अच्छी हो, सब हर चीज के लिए स्टैंडर्ड सेट कर दो। चाहे वो प्रोडक्ट है, चाहे वो कोई व्यक्ति है, चाहे लेबर है, उनके स्टैंडर्ड सेट कर दो कि कम से कम लेबर के लिए इतना काम करना है, प्रोडक्ट इस टाइप का बनेगा, इस क्वालिटी का बनेगा, ठीक है ना। डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम क्या बोलते हैं, कि टेलर ने क्या सजेस्ट किया कि भाई एफिशिएंट और इनएफिशिएंट एम्प्लॉय के अंदर फर्क करो। कैसे, बाय ऑफरिंग देम पीस वेज, जो जितने पीस एक पर्टिकुलर लेवल तक सबको सेम मिलेगा, लेकिन अगर कोई एफिशिएंट एम्प्लॉय है, अगर वो ज्यादा बनाना चाहता है तो ज्यादा बनाए, उसको पर पीस के हिसाब से ज्यादा पैसा मिलेगा। दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, एफिशिएंट और इनएफिशिएंट एम्प्लॉय के अंदर क्या होगा, डिफरेंस होगा, जिससे जो एम्प्लॉइज होंगे वो मोटिवेट होंगे कि भाई अगर हम एफिशिएंट हैं, हम काम अच्छे से कर सकते हैं, तो हमें पैसा क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, बोनस मिलेंगे, उसके इंसेंटिव्स मिलेंगे। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि ब्रीफली एक्सप्लेन एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फ्यूल। किसके बारे में बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहला क्या है, यूनिटी ऑफ कमांड, की मतलब पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या जो वर्कर्स हैं उनको कमांड कौन देगा, एक ही व्यक्ति देगा, क्योंकि अगर बहुत सारे व्यक्ति वर्कर को सेम टाइम पे कमांड देंगे तो वो क्या होगा, कंफ्यूज हो जाएगा, उसका काम इफेक्टिवली नहीं होगा। सेकंड क्या है, इक्विटी, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबको क्या करो, इक्वली ट्रीट करो। ये ना हो कि आप गर्ल और बॉय का भेदभाव कर रहे हो, या कोई ऐसा इंप्लॉय है जिसको आप फेवरेट कर रहे हो और ऐसा इंप्लॉय है जो बहुत ज्यादा काम कर रहे हो लेकिन आप उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हो, या किसी लेजी इंप्लॉय को क्या कर रहे हो, आप प्रमोशन दे रहे हो, ठीक है ना। तो इक्विटी रखो, फेयरनेस रखो, एक पर्टिकुलर लेवल सेट करो कि भाई हर इंप्लॉय जो है वो इक्वल है, चाहे वो कोई रिश्तेदारी क्यों ना हो, चाहे वो कोई कितना ही जानकार क्यों ना हो, लेकिन काम के हिसाब से सभी क्या होंगे, इक्वल होंगे, किसी के साथ भी किसी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाए अगर वो प्रॉपरली काम करे। रेम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है, सैलरी। देखो सैलरी तो सभी देंगे, लेकिन फ्यूल ने क्या बोला था कि भाई सैलरी कम से कम इतनी दो ताकि वो अपने बेसिक तो सर्वाइव कर लेना। अब कई बार कंपनीज क्या होती है, सैलरी देती है लेकिन बहुत कम देती है, जिसकी वजह से वो लोग क्या करते हैं, सर्वाइव नहीं कर पाते, और उनको या तो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ना पड़ेगा या कहीं और जाना पड़ेगा। तो रेम्यूनरेशन कम से कम इतनी हो जो उनके सर्वाइवल के लिए क्या हो, जरूरी है। और इनिशिएटिव मतलब क्या पैदा करो, जो कंपनी के एम्प्लॉइज है ना उनके अंदर इनिशिएटिव पैदा करो, मतलब उनको भी पार्ट बनाओ कंपनी की डेवलपमेंट का। कंपनी को अगर कोई सजेशन चाहिए तो उनसे लो, उनसे नए नए आइडिया लिए जाने चाहिए, जिससे उनमें इनिशिएटिव पैदा होगा कि उनको भी लगेगा कि वो क्या है, वैल्यूएबल इंप्लॉई है, किसके, कंपनी के, जिससे उनको मोटिवेशन मिलेगी और फर्दर न्यू आइडियाज आएंगे, और एक्चुअल में जो एक्चुअल स्किल, जो ग्राउंड रियलिटी है वो उन्हीं को पता होती है, ठीक है ना। तो ये सारे किसके प्रिंसिपल्स थे, हेनरी फ्यूल के। चलो तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है 32 क्वेश्चन। द प्रोज एंड कॉज ऑफ ईच अल्टरनेटिव नीड टू बी वेट, नेम एंड ब्रीफली एक्सप्लेन द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग।
which are followed by a manager before performing the step highlighted in the above statement। तो देखो क्वेश्चन ने क्या बोला हमें कि भाई ब्रीफली एक्सप्लेन करो किसको, जो अबव स्टेटमेंट के ऊपर हाईलाइट किया हुआ स्टेप। देखो प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ईच अल्टरनेटिव नीड टू बी वेटेड। मतलब अच्छा, तो बेसिकली ये क्या बोल रहे हैं कि आप जो ये स्टेप है, सबसे पहले तो ये स्टेप्स देखेंगे। ये स्टेप क्या है, ये प्रोसेस ऑफ प्लानिंग के अंदर का एक स्टेप है। तो ये बेसिकली कौन सा स्टेप है, इवेल्युएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव। कि जब हम डिफरेंट ऑल्टरनेटिव चुन लेते हैं ना, तो फिर उनको इवेल्युएट करते हैं। इवेल्युएट मतलब क्या करते हैं, चेक करते हैं कि भाई हर ऑल्टरनेटिव का, कि हम हर ऑल्टरनेटिव का बेस्ट तरीका क्या है, हर ऑल्टरनेटिव के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या नुकसान है, उसको प्रॉपर एक वेट किया जाता है ना। तो ये बेसिकली क्या है, इवेल्युएशन, इवेल्युएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, क्या पूछा उन्होंने कि नेम एंड ब्रीफली एक्सप्लेन द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग व्हिच आर फॉलोड बाय अ मैनेजर बिफोर परफॉर्मिंग द स्टेप इन द अबव स्टेटमेंट। कि इस स्टेप को परफॉर्म करने से पहले के स्टेप कौन से हैं। तो मतलब वो प्लानिंग प्रोसेस को शुरू से जानना चाहते हैं, इस प्रोसेस से पहले तक। देखो प्लानिंग प्रोसेस सबसे पहले कहां से शुरू होते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, एक ऑब्जेक्टिव को सेट करना पड़ता है। सेटिंग अप ऑफ क्या ऑब्जेक्टिव, कि भाई एक्चुअल में करना क्या, प्रॉपर प्लान बनाना पड़ेगा उसके लिए। और ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद क्या करेंगे, डेवलपिंग प्रीमाइसिस, मतलब assumptions लगाएंगे, फ्यूचर की प्लानिंग करेंगे। और फ्यूचर को अगर आपको प्लान करना है तो assumptions तो रखनी पड़ेंगी ना दिमाग के अंदर मैनेजर को। तो दैट इज कॉल्ड प्रीमाइसिस। एक प्रीमाइसिस, एक ऐसी assumption क्रिएट करनी पड़ेगी फ्यूचर पॉलिसी के लिए, जिसके बेसिस के ऊपर सारा काम क्या होना चाहिए, किया जाना चाहिए। इसी को बोलते हैं दूरदर्शी सोच। कि आप कितना दूर, मतलब कितना मैनेजर इतना एफिशिएंट है कि वो कितना फ्यूचर के बारे में सोच सकता है, कितना बढ़िया प्रीमाइसिस डेवलप कर सकता है, जिसके बेसिस के ऊपर सारा क्या होगा, काम होगा। फिर इसी प्रीमाइसिस के बेसिस के ऊपर क्या किए जाएंगे, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव को क्या किया जाएगा, लिस्ट किया जाएगा। ठीक है ना। तो बहुत सारे अल्टरनेटिव को लिस्ट किया जाएगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा। अल्टरनेटिव को क्या किया जाएगा, लिस्ट किया जाएगा। उसके बाद उन अल्टरनेटिव को क्या किया जाता है, इवेल्युएट किया जाता है। और फिर उनमें से क्या कर लिया जाएगा, एक सिलेक्ट कर लिया जाएगा। फिर प्लान को क्या कर दिया जाएगा, इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। और नेक्स्ट विल बी फॉलो अप। उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, फॉलो अप करेंगे कि भाई वो प्लान के अंदर क्या कमी है, और उसके रिगार्डिंग अगर कोई दिक्कत है, डेविएशंस है, वो फाइंड आउट करें। ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या होता है, एक प्लानिंग प्रोसेस होता है। अब उन्होंने क्या बोला था कि भाई इवेल्युएशन से पहले तो 3 स्टेप्स है हमारे पास, सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग प्रीमाइसिस एंड लिस्ट वेरियस ऑल्टरनेटिव, जो उस काम को करने में हमारी मदद करें। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि ब्रीफली एक्सप्लेन द नेक्स्ट 3 स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग व्हिच द मैनेजर विल हैव टू फॉलो आफ्टर यूजिंग conjecture about what might happen in the future। कि कौन से प्लानिंग उनको करनी पड़ेगी। अच्छा, फ्यूचर के व्हाट माइट हैपन इन फ्यूचर, की फ्यूचर में क्या होगा, एक दिमाग के अंदर इवैल्यूएशन करना। देखो वो किसकी बात कर रहे हैं, वो भी प्लानिंग प्रोसेस की बात कर रहे हैं, लेकिन किस स्टेप की बात की उन्होंने इस क्वेश्चन के अंदर, उन्होंने बात की डेवलपिंग प्रीमाइसिस। कि जब मैनेजर एक दिमाग में प्रीमाइसिस सेट कर लेता है, यानी कि फ्यूचर की प्रेडिक्शन कर लेता है कि हमें किस रास्ते पर चलना है और फ्यूचर किस किस हिसाब से होगा, वो दिमाग के अंदर उसने प्रीमाइसिस डेवलप करने के बाद कौन से स्टेप होंगे। तो भाई वेरियस अल्टरनेटिव को लिस्ट करना, फिर उनको क्या करना, इवेल्युएट करना, उनमें से एक बेस्ट प्लान को सिलेक्ट करना, फिर इंप्लीमेंट करना एंड देन फॉलो अप। तो ये किसकी बात की है। अच्छा, नेक्स्ट 3 स्टेप पूछे तो 3 ही बताएंगे, लिस्ट, अल्टरनेटिव, इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है 33 क्वेश्चन। Zozo and Jozo company is known for its customer business of baby oil and bandage. But many people do not know that company also run a medical device and diagnostic business as well as pharmaceutical company. With more than 1,80,000 employees worldwide, the company has chosen to share डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी विद लो लेवल एंड प्लेस इट नियरेस्ट टू। देखो मेनली उन्होंने क्या बोला है कि जोजो लिमिटेड कंपनी है, वो बेबी ऑयल और बैंडेज का काम तो करती है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि वो मेडिकल डिवाइस और डायग्नोस्टिक बिजनेस के अंदर भी है, और फार्मास्यूटिकल कंपनी भी है, और जिसके 1,80,000 से एम्प्लॉय वर्ल्ड वाइड क्या है, फैले हुए। और उसके बाद क्या बोला कि कंपनी हैज चूजन टू शेयर डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी विद, और कंपनी ने क्या चूज किया कि वो जो डिसीजन मेक करेगी ना, वो अपने लोअर लेवल के साथ भी क्या करेगी, उसको शेयर करेगी, और प्लेस इट नियरेस्ट टू द पॉइंट ऑफ एक्शन, मतलब उसके बाद ही उस पॉइंट को क्या करेगी, काम में लाएगी। देयरफॉर द रिस्पांस डज नॉट टेक टाइम। दिस
This propagates the belief that people are competent, capable, resourceful, who can get a chance to prove their ability. देखो, this propagates the belief that people, जिससे क्या लगता है कि लोग क्या है, कैपेबल है, रिसोर्सफुल है, ठीक है, उनको भी अपनी एबिलिटी शो करने का क्या मिलता है, चांस मिलता है, एंड इनेबल्स द कंपनी इन आइडेंटिफाई दोज एग्जीक्यूटिव हु हैव द नेसेसरी पोटेंशियल टू बिकम टाइनर। और कंपनी का भी फायदा है, उनको फ्यूचर के लीडर मिल रहे हैं। So that checking required on decision taken by lower level of management is the least। मतलब जो decisions को check करना वो बहुत कम करते हैं कि भाई दोबारा check किया जाए। This make it possible to evaluate performance at each level and each department can be individually held accountable for their result. Okay. By quoting the line given above, identify and briefly explain the benefit of the concept discussed above। देखो, सबसे पहले हम बात करें कि कौन सा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया में। कॉन्सेप्ट जो डिस्कस किया गया वो किया गया है डिसेंट्रलाइजेशन। देखो, एक होता है सेंट्रलाइजेशन जिसमें पावर अपने हाथ में रखी जाती है, एक होता है डिसेंट्रलाइजेशन। लेकिन इसके अंदर आपको कंफ्यूज नहीं होना। कई बार लगता है इसके अंदर कि भाई क्या हुआ, डेलीगेशन होगा। देखो, डेलीगेशन मतलब क्या होता है, जब टॉप मैनेजमेंट कुछ समय के लिए अपनी अथॉरिटी को किसी नीचे वाले व्यक्ति को दे देता है, दैट इज कॉल्ड डेलीगेशन। लेकिन वो इसके अंदर नहीं लगा, क्योंकि इसमें लोअर लेवल्स तक वो लगातार इस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। तो ये एक प्रोसेस है, यानी कि ये क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन। क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन। अच्छा, उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि भाई कोटिंग द लाइन गिवन अबव, आइडेंटिफाई करो और ब्रीफली एक्सप्लेन करो बेनिफिट्स ऑफ द कंसेप्ट। मतलब डिसेंट्रलाइजेशन के बेनिफिट्स बताने हैं, लेकिन अपनी तरफ से नहीं बताने, इस क्वेश्चन के अंदर ही लाइन को कोट कर कर ढूंढ कर फिर बताने आपको। इस चीज का ध्यान रखना कि भाई उन्होंने ये नहीं बोला कि अपने आप बताओ, उन्होंने बोला इसमें से ही लाइनों को निकालो और फिर बताओ। तो क्वेश्चन एक बार फिर हमें दोबारा पढ़ना। तो जो कंपनी थी वो कंज्यूमर बेबी ऑयल बनाती थी, लेकिन वो फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर भी थी, लोगों को नहीं पता था। तो विद मोर देन 1,80,000 एम्प्लॉय, द कंपनी चूजन टू शेयर डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी विद लोअर लेवल एंड प्लेस इट नियरेस्ट टू पॉइंट ऑफ एक्शन। जिससे पता चला कि कंपनी डिसेंट्रलाइजेशन फॉलो कर रही है और जिससे रिस्पॉन्स डज नॉट टेक टाइम। देखो, रिस्पॉन्स डज नॉट टेक टाइम, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि जो डिसीजंस हैं वो क्या हो रहे हैं, वो डिसीजन क्विक हो रहे हैं। क्यों क्विक हो रहे हैं डिसीजन, देखो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने जो अपनी अथॉरिटी है वो लोअर लेवल तक पहुंचा दी। अब लोअर लेवल क्या करेगा, वो देखो, जब लोअर लेवल के हाथ में पावर्स होंगी ना, तो वो क्या करेगा, वहीं पर उस पावर को यूज कर लेगा। तो उसको बार बार अप्रूवल नहीं लेना पड़ेगा, किसका, टॉप लेवल का। जिससे जो डिसीजन होंगे वो उसी पॉइंट पे हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए जो रिस्पॉन्स होगा उसका, उसको टाइम नहीं लगेगा। तो सबसे पहला हमारे पास बेनिफिट क्या मिला डिसेंट्रलाइजेशन का, कि रिस्पॉन्स डज नॉट टेक टाइम। मतलब क्या होगा, क्विक डिसीजन मेकिंग होगी। कि कंपनी जब डिसेंट्रलाइजेशन फॉलो करेगी तो डिसीजंस क्या होंगे, क्विक होंगे। क्यों होंगे भाई डिसीजन क्विक, क्योंकि अथॉरिटी अब लोअर लेवल के हाथ में है। अब लोअर लेवल व्यक्ति भी अगर 50,000 लाख रुपए तक का खर्चा करना है तो वो अपने, उसके पास पावर है, वो खर्चा कर सकता है, उसको बार बार ऊपर वाले को पूछने की जरूरत नहीं है। जिससे टाइम बचेगा और डिसीजन जल्दी से जल्दी ले जाएंगे, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या है कि दिस प्रोपगेट द बिलीफ दैट पीपल आर कॉम्पिटेंट। इससे क्या पता चलेगा कि लोग क्या है, कॉम्पिटेंट है, ठीक है ना, कैपेबल है, रिसोर्सफुल है, हु कैन गेट अ चांस टू प्रूव देयर। उनको क्या मिलेगा, उनको एक चांस मिलेगा अपनी एबिलिटी को क्या करने का, प्रूफ करने का। अच्छा, एंड इनेबल द कंपनी एंड आइडेंटिफाई दोज एग्जीक्यूटिव हु हैव द नेसेसरी पोटेंशियल टू बिकम डायनामिक लीडर। मतलब कंपनी को भी चांस मिलेगा, वो फाइंड आउट कर पाए कि भाई कौन से लीडर क्या है, पोटेंशियल है, डायनामिक है। मतलब फ्यूचर के सेकंड इसमें से हमें क्या पता चला कि भाई फ्यूचर का मैनेजर तैयार होगा। क्या होगा, फ्यूचर का मैनेजर तैयार होगा। क्यों, क्योंकि जब कंपनी को पता चलेगा कि भाई डिसीजन लोअर लेवल के ऊपर अच्छे से लिए जा रहे हैं, मतलब एक व्यक्ति के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज आ रही है, उसके अंदर एक क्वालिफिकेशन है, तो फ्यूचर के अंदर अगर कंपनी को कई बार जरूरत पड़ी बड़े मैनेजर की और कंपनी को बाहर से नहीं मिले, तो कंपनी इन्हीं को क्या कर लेगी, चूज कर लेगी, बिकॉज दे आर लीडर्स। वो लीडर क्या हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, ठीक है ना। चलो, अच्छा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारे पास क्या है कि सो दैट द चेकिंग रिक्वायर्ड ऑन डिसीजन टेकन बाय लोअर लेवल of the management is at least. This make it possible to evaluate performance at each level and each department can be individually held for accountable। देखो, इसका मतलब क्या है कि जो
आपको चेक क्या करना है ना, वो बार बार नहीं करना पड़ेगा, यानी कि अकाउंटेबिलिटी सेट हो जाएगी। अब अकाउंटेबिलिटी सेट होगी तो उससे क्या होगा, उससे जो उनके ऊपर जोर पड़ेगा ना, जो उसकी एबिलिटी निखर कर आएगी वो ज्यादा से ज्यादा होगी, और बेटर क्या मिलेगा, फीडबैक मिलेगा। ठीक है ना। तो कंपनी को बार बार ये नहीं होगा कि हर लेवल के ऊपर जाके चेक, जिससे कंपनी के पैसे भी क्या होंगे, बचेंगे, कंपनी को फाइनेंशियली भी फायदा मिलेगा थोड़ा सा। ठीक है ना। और कंपनी क्या कर सकती है, हर लेवल के ऊपर परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर लेगी, अकाउंटेबल सेट कर देगी। तो इससे कंपनी को ये नहीं होगा कि भाई टॉप लेवल की गलती है, उसको पता चल जाएगा कि भाई किस लेवल पर गलती है ये, बिकॉज इसकी अथॉरिटी तो लोअर लेवल को भी थी या इसकी अथॉरिटी तो मिडिल लेवल को भी थी, तो वहीं से गलती पता चल जाएगी, जिससे कंपनी को पूरा का पूरा प्रोजेक्ट के बजाय, सभी को निकालने की बजाय, उसी इनएफिशिएंट व्यक्ति को क्या किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। तो ये बेसिकली इसके अंदर क्या थी, ये इसके अंदर इसके डिसेंट्रलाइजेशन के क्या थे, बेनिफिट्स थे, तो इन लाइंस के अंदर क्या किए गए थे, कोट किए। चलो, तो नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 34 कि चोको लिमिटेड ऑफर अ वाइड वैरायटी ऑफ चॉकलेट प्रोडक्ट्स, इट हैज एन एक्शन प्रोग्राम ऑफ नॉट सेलिंग इट्स प्रोडक्ट बाय देयर जेनरिक नेम बट अंडर डिफरेंट नेम लाइक चोको सिल्क बार, Choco Munch, Choco Crunch for different customer segments. All these names have great popularity and acceptability in the market. As तो मतलब क्या है, कंपनी है चोको लिमिटेड, वो बहुत सारे चॉकलेट प्रोडक्ट्स को क्या करती है, ऑफर करती है लोगों को। तो उसने क्या बोला कि भाई वो जेनरिक नेम, मतलब आम नेम से नहीं बेचेंगे, वो अलग अलग नाम रखेंगे। उनकी क्या है, ये उनकी एक तरीके से टेक्निक है मार्केटिंग करने की। ठीक है ना। एज द कंपनी पॉलिसी द प्रोडक्ट वर ऑफर्ड एट रीजनेबल अफोर्डेबल प्राइस, मतलब वो बहुत सारे लोगों को एक रीजनेबल और सस्ते प्राइस के ऊपर क्या करेगी, प्रोडक्ट को ऑफर करेगी। एंड ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन द कंपनी लॉन्च्ड अ मैसिव promotional campaign to increase its revenue and achieve its communication objective. The company introduced free gift, मतलब कंपनी ने प्रमोशन के ऊपर भी बहुत सारा क्या किया, फेस्टिवल के ऊपर खर्चा किया। Their on ground sale team deliver the product not only to a departmental store but also to small shops so that all the segment of the customer can easily get the product. मतलब वो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं एंड आल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड सपोर्ट सर्विस टू कस्टमर टू इंश्योर रिपीट सेल। तो कस्टमर को सपोर्ट सर्विस भी दे रहे हैं कि भाई कल को अगर कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप हमसे बात भी कर सकते हो, जिससे कस्टमर अट्रैक्ट होगा और दोबारा से उस चीज को, प्रोडक्ट को खरीदेगा। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन, देखो अब क्वेश्चन ने क्या पूछा हमसे, क्या बताना है हमें कि ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 4 एक्टिविटी ऑफ द मार्केटिंग which the firm will be involved in apart from the above mentioned ones it is already performing। मतलब उन्होंने क्वेश्चन ने क्या बताया कि कुछ कई वो 4 एक्टिविटी बताओ जिसमें अभी फर्म इन्वॉल्व हो सकती है, अपार्ट फ्रॉम द अबव मेंशन्ड वंस इट इज ऑलरेडी परफॉर्मिंग, मतलब उनको छोड़कर जो वो ऑलरेडी क्या कर रही है, परफॉर्म कर रही है, उसके अलावा 4 एक्टिविटीज और बताओ। देखो सबसे पहले तो हमें पता चलेगा हमने क्या देखना है कि भाई वो कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है। ऐसा नहीं है कि रैंडमली आप कोई भी बता दो, नहीं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इसके अंदर पूछा क्या गया है, आपको मार्केटिंग के क्या बताने, एक तरीके से फंक्शन बताने कि मार्केटिंग के अंदर बेसिकली आपको क्या करना, फर्म क्या कर रही है, मार्केटिंग कर रही है, सिंपल सी बात है। और मार्केटिंग के अंदर आपको 4 ऐसी एक्टिविटी बतानी है जिसमें कभी कंपनी अभी भी क्या हो, इन्वॉल्व, और वो छोड़कर जिसमें ऑलरेडी वो क्या है, इन्वॉल्व है। देखो मार्केटिंग का एक पूरा प्रोसेस हमें पता था। सबसे पहले क्या करते हैं, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट, कि मार्केट को हम क्या करते हैं, सबसे पहले मार्केट के अंदर जाकर क्या करते हैं, प्रॉपरली रिसर्च करते हैं कि किस चीज की नीड है, किस चीज की डिमांड है मार्केट के अंदर, कैसे वो डिमांड, किस किस टाइप के प्रोडक्ट की डिमांड है, वो सारा कुछ क्या किया जाता है, किया जाता है। तो गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन, पहला स्टेप ये होता है। अच्छा, जब आपको एक इंफॉर्मेशन मिल गई उसके बाद क्या करते हो, आप प्लानिंग करते हो कि किस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट को इन कस्टमर्स तक क्या करेंगे, पहुंचाएंगे। सभी तक पहुंचाना है, एक पर्टिकुलर नीश मार्केट रखनी है, किस तक कैसे पहुंचाना है। ठीक है, अब मार्केट की अगर आपने प्लानिंग कर ली तो उसी हिसाब से क्या करोगे, आप प्रोडक्ट को डिजाइन और डेवलप करोगे, मतलब आप प्रोडक्ट को क्या करोगे, तैयार करोगे और उसी हिसाब से क्या करोगे, डेवलप्ड करोगे। देन प्रोडक्ट तैयार हो गया, अब उसके बाद उसके स्टैंडर्ड सेट करोगे, स्टैंडर्डाइजेशन। तो स्टैंडर्डाइजेशन मतलब क्या होता है, किस हिसाब की क्वालिटी होगी, ठीक है ना, किस हिसाब से उस प्रोडक्ट के अंदर चीजें बनेंगी, स्टैंडर्ड सेट होगी। एंड क्या करोगे, ग्रेडिंग, मतलब ग्रेडिंग मतलब क्वालिटी के हिसाब से कि भाई एक और ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, सी ग्रेड प्रोडक्ट है, ठीक है ना, उसके फीचर्स के हिसाब से वो ग्रेडिंग करती। अच्छा, अब ग्रेडिंग कर दी, सब कुछ कर दिया, तो आप क्या करोगे, प्रोडक्ट को पैक करके और लेबलिंग करोगे, मतलब प्रॉपरली पैकिंग करोगे, जो पैकिंग भी ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्टिव हो, और लेबल लगाओगे उसके, भाई कंपनी कौन सी है, क्या कंपनी का ब्रांड नेम है, ये सारा कुछ आप क्या करोगे, लेबलिंग इसके अंदर, पैकेजिंग
एंड लेबलिंग के अंदर करोगे। देन नेक्स्ट, उसके बाद पैकिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, ब्रांड बनाएंगे, उसको ब्रांडिंग करेंगे कि भाई किस कंपनी का है। नेक्स्ट, ब्रांडिंग करने के बाद आप क्या करोगे, आप दोगे कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। कस्टमर सपोर्ट सर्विस मतलब क्या है कि भाई कस्टमर आपके पास दोबारा बार बार आए, और कस्टमर को कल को आपके प्रोडक्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो कंप्लेंट तो कर सके ना किसी को, ठीक है ना। अच्छा, कस्टमर सपोर्ट सर्विस करने के बाद इन सभी चीजों का फिर आप क्या करोगे, खर्चा टोटल करोगे, और फिर उसके बाद एक प्राइस सेट करोगे कि आपके प्रोडक्ट का प्राइस कितना। देखो, कस्टमर सपोर्ट सर्विस से पहले प्राइस नहीं सेट करेंगे, क्योंकि कस्टमर सपोर्ट सर्विस के ऊपर भी तो खर्चा लगेगा ना, तो प्राइस उसके बाद सेट किया। अच्छा, अब प्राइस सेट हो गया, अब क्या करोगे, उसको प्रमोशन करोगे, उसको मार्केट में कैसे बेचा जाए उसको, ठीक है ना। फिर प्रमोशन कर ली, फिर आप प्रमोशन तो कर दिया, माल मार्केट दुकान तक पहुंचना भी तो चाहिए, तो फिजिकल क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, मतलब माल कैसे मार्केट तक पहुंचे। प्रमोशन कर दी, अब लोगों को पता चल गया, अब लोग दुकान पर खरीदने जाएंगे तो प्रोडक्ट आपका दुकान पर होना भी चाहिए ना, तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा जरूरी है कि कैसे आप दुकानों तक ऑनलाइन ऑफलाइन लोगों तक पहुंचाया जाएगा प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या जरूरी है, ट्रांसपोर्टेशन, कि किस तरीके से पहुंचेगा, कितनी जल्दी पहुंचेगा, ठीक है। और अगर ट्रांसपोर्टेशन के अंदर मतलब माल नहीं पहुंच पा रहा, तो आप उसको स्टोर कैसे करोगे, माल तो बन गया, कस्टमर की डिमांड तो आ गई, तो कहाँ वेयर हाउस में रुकेगा, कैसे रुकेगा, तो ये सारा क्या है मार्केटिंग का फंक्शंस है, या मार्केटिंग का एक पूरा प्रोसेस है। तो मार्केटिंग अगर आपको करनी है तो ये सारी चीजों को आपको देखना पड़ेगा। मार्केटिंग मतलब अकेला बेचना नहीं होता, इन सभी एक्टिविटी को करना इज कॉल्ड मार्केटिंग, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन ने क्या पूछा था कि भाई वो 4 एक्टिविटी बताओ, इन जो छोड़कर जो कंपनी ऑलरेडी कर चुकी है। तो सबसे पहले देखेंगे कंपनी ने क्या कर लिया है। देखो, कंपनी ने क्या कर लिया है कंपनी लॉन्च अ मैसिव प्रमोशनल कैंपेन टू इंक्रीज इट्स रेवेन्यू। और सबसे पहले तो कंपनी ने प्रमोशनल एक्टिविटी कर ली, ठीक है ना। प्रमोशन वगैरह कंपनी क्या हुआ, कर चुकी है, तो ये नहीं बताएं, इसके बारे में नहीं बताएंगे। अच्छा, ऊपर से शुरू करते हैं, द कंपनी पॉलिसी द प्रोडक्ट वर ऑफर्ड एट रीजनेबल अफोर्डेबल प्राइस फॉर टारगेटिंग अ कस्टमर बेस। तो प्राइसिंग में कंपनी ने सेट कर ली है, ठीक है ना। और उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि देयर ऑन ग्राउंड सेल टीम डिलीवर द प्रोडक्ट नॉट ओनली इन द डिपार्टमेंटल स्टोर बट आल्सो टू स्मॉल शॉप सो दैट ऑल सेगमेंट ऑफ कस्टमर कैन गेट इजीली। यानी कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात भी हो गई है इस इसके अंदर। और दे आल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड सपोर्ट सर्विस, मतलब किसकी बात हो चुकी है, और सपोर्ट सर्विस यानी कस्टमर सपोर्ट सर्विस की बात भी वो कर चुके हैं, ठीक है ना। तो देखो, इन चारों को छोड़कर बाकी सब कुछ हो सकता है, तो और कौन सी एक्टिविटी होंगी कि मार्केट की इंफॉर्मेशन ले, प्लानिंग ले, प्रोडक्ट की डिजाइनिंग किस हिसाब से। देखो, प्रोडक्ट की डिजाइनिंग भी ऊपर हो चुकी थी, किस हिसाब से उन्होंने नाम सेट किए थे प्रोडक्ट के, ठीक है ना। और डिफरेंट नेम्स यानी कि ब्रांडिंग, ठीक है ना, कि ब्रांडिंग किस हिसाब से करेंगे, वो भी सारा कुछ हो चुका है मार्केट के अंदर। तो और क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन मार्केट की प्लानिंग की जाएगी, ठीक है ना। स्टैंडर्डाइजिंग एंड ग्रेडिंग ऑफ द प्रोडक्ट, ये कर सकते हो। पैकिंग एंड लेबलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग, ठीक है ना। तो ये सारा कुछ बेसिकली है, क्या है, वो एक्टिविटीज है जो इसको हिलाकर मार्केटिंग के अंदर की जा सकती है। तो आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और देखना है कि एक्चुअल में वो हमसे पूछ क्या रहा है, और उसी के हिसाब से हमने आंसर देना। उसने ये नहीं पूछा कि कोई 4 एक्टिविटी बताओ मार्केटिंग की, नहीं, उन्होंने आपसे सिंपली पूछा कि जो एक्चुअल में हो चुकी है उसके अलावा 4 बताओ। तो आप बोलोगे गैदरिंग एंड मार्केटिंग एनालाइज इंफॉर्मेशन, ये नहीं हुआ। मार्केट की प्लानिंग कर सकता है, ठीक है ना, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग कर सकते हैं, प्रोडक्ट की डिजाइनिंग वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और क्या हो चुका है, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, ये सारा कुछ कर सकते हैं, सारी मार्केटिंग की एक्टिविटीज है जो इसमें बची हुई है, ठीक है ना। तो ये था हमारे पास बिजनेस का सैंपल पेपर जो हमने कंप्लीट कर लिया इसके अंदर। और पार्ट 1 मैंने क्या किया, डिस्क्रिप्शन के अंदर ही अपलोड कर दिया, उसका लिंक डाल दिया। और अकाउंटेंसी का सैंपल पेपर भी मैंने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दिया, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। और अगर आप इन चैप्टर्स को डिटेल में पढ़ना है तो उसका भी आप प्लेलिस्ट में जाकर, वो पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है बिजनेस स्टडीज की, आप उसको भी जाकर चेक कर सकते हो। थैंक यू।